Welcome student. So today we will discuss the third video of the series JEE Mains 2022. Today as informed earlier we will discuss about the strategy for physics and chemistry. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स की स्ट्रेटेजी देखी थी. अब इस वीडियो में कंबाइंड फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी देखेंगे और जो फाइनल वीडियो रहेगा उसके अंदर इसके बाद एक और वीडियो आएगा इस सीरीज का. उसके अंदर कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्लान फॉर नेक्स्ट 60 डेज बोल सकते हैं, बिकॉज अभी तक के कोई नोटिस आई नहीं है. तो फरवरी मार्च की अगर हम बात करते हैं तो 60 डेज हमारे हाथ में है. 60 एंड 90 डेज के बीच हम सोच सकते हैं, बिकॉज 4 अटेम्प्ट हो गए तो कम से कम हमारे पास 60 to 90 डेज तो हाई है और हमें टारगेट पहला या दूसरा अटेम्प्ट ही करना है, उसके आगे हमको जाना नहीं है. ठीक है, तो जहाँ तक फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात है, इट्स मोर ऑफ आई ऑलरेडी टोल्ड द बुक्स व्हिच यू नीड टू रेफर इज मोस्टली एनसीईआरटी एंड वन रेफरेंस बुक, दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने बहुत डीपली एनालिसिस किया है. नहीं कुछ तो करीब 60 प्लस पेपर्स का एनालिसिस किया है और उसके बाद ये जो टॉपिक से सिलेक्शन है वो किया है. और ध्यान दो, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था मैथ्स का 30 में से मैंने 20 ही क्वेश्चन बताया था, बिकॉज मैं ये फुल प्ले स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास 3 ही महीने बचे अभी. हमारा टारगेट इसलिए हेडिंग किया है 2022. ठीक है, 2023 के लिए वीडियो नहीं है. 2023 में तो काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, बिकॉज सुना होगा आप लोगों ने, न्यूज़ आई थी कि जेई एडवांस जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से होने वाला है. उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से. तो 2023 को मतलब मेंस के लिए तो ठीक है, लेकिन एडवांस के लिए तो काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है. तो उसके ऊपर अभी लोड नहीं लेना हमको. लेकिन अभी ये स्पेसिफिकली टू 2022 है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज जनरली हमारे पास 20 प्लस मंथ्स रहते हैं और हम 3 मंथ्स की बात करें तो ऑब्वियसली कट शॉर्ट होगा. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट आउट करेंगे. वैसे ये मेरा यूएसपी नहीं है, मैं हमेशा यही बिलीव करता हूँ कि पूरा सिलेबस होना चाहिए. हम लोग कैलकुलस पार्ट जो मैथमेटिक्स का है वो 5-5, 6-6 महीने तक के चलाते हैं. ट्रिग्नोमेट्री 2 महीने चलाते हैं. तो लेकिन अब हमारे पास जो अवेलेबल टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से हमें काम करना है. तो उस हिसाब से मैंने सॉर्ट आउट किया और ये सॉर्ट आउट करने का जो मेरा तरीका है वो मैं बता देता हूँ. मैंने 60 प्लस पेपर, करीब 80 पेपर्स को स्क्रूटनाइज किया है. करीब लास्ट 4 सेशन बोल सकते हैं, 4 ईयर्स बोल सकते हैं. और उसके बाद एक इस कंक्लूजन पे पहुंचाओ कि क्या करना चाहिए. तो देखो, शुरुआत हम फिजिक्स से करते हैं. फिजिक्स में एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है. मैंने जब कुछ पेपर एनालाइज कर रहा था तो एनालाइज करते करते मुझे 2 बार एनालाइज करना पड़ा पूरे पेपर. क्यों? क्योंकि मेरा एक ऑब्जर्वेशन निकला उसमें कि फिजिक्स के अंदर देखो 2 सेट में पेपर बनाते हैं वो लोग. ठीक है, या तो पहला सेट ऐसा रहेगा जिसके अंदर, ध्यान से सुनना, जिसके अंदर आपका मैकेनिक्स ज्यादा नहीं रहेगा. पहला जो सेट रहेगा उसके अंदर मैकेनिक्स ज़्यादा नहीं रहेगा. जबकि मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो मैकेनिक्स का वेटेज वगैरह दिया है. तो देखो ये बहुत इन लोगों का क्या बोल सकते हैं कि इट्स देयर इज नो सर्टेनिटी कि ये रहेगा वो रहेगा. तो इसको हमको पूरा बंच ही करना पड़ेगा. तो उन्होंने मैकेनिक्स पूरा हटा दिया तो हमको दूसरे बंच के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा. तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन एनालिसिस है, तो जो दूसरा बंच है वो दूसरा बंच है मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, तो अगर मुझे चंक बनाना है तो ये कंफर्म है, मैंने टॉप पे लिखा भी है मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर. मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने नीचे लिखा है, ये एडवांस में नहीं आता है. ये एडवांस में नहीं आता है तो कंफर्म ये मेंस में ही आएगा. ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह एडवांस में नहीं आते तो मेंस में आएंगे. मैंने एक क्लब में लिखा है. और बिलीव मी, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर 4 से 5 क्वेश्चन लेता है. 4 से 5 क्वेश्चन, बहुत छोटे चैप्टर है, बहुत छोटे फॉर्मूले हैं. ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह जो केमिस्ट्री के टॉपिक है वही सब यहाँ पर आते हैं, न्यूक्लियर ऑल दैट. तो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और बहुत न्यूमेरिकल्स भी अगर बनते हैं तो बहुत छोटे बनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस एंड ऑल दैट नहीं रहते हैं. तो ये तो हमको करना ही है. तो मॉडर्न फिजिक्स अगर मैं समझ कर चलूँ 3 दिन में होता है, तो सेमीकंडक्टर तो 1 दिन में हो सकता है. ठीक है, वो बस गेट वेट पढ़ना है और एंड वो आपका जीनोम वगैरह वो सब पढ़ना है, बस हो जाता है. उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं बता रहा हूँ कि 2 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ. पहली चीज तो फिजिक्स के बारे में हमेशा हम लोगों को कंफ्यूजन रहता है, टफ है. फिजिक्स बिल्कुल टफ नहीं है अगर प्रॉपर वैसे स्टडी करें तो. ठीक है, टीचर लोग भी डरा देते हैं कि फिजिक्स सबसे टफ है एक्सेट्रा. बिलीव मी, देखो फिजिक्स टफ है, एक ही अच्छी बात है, सबके दिमाग में ये भरा हुआ है फिजिक्स टफ है, तो ऑटोमेटिकली उसका परसेंटाइल बढ़ जाता है अगर हमारा स्कोर भी कम है तो. ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चों के मार्क्स का एनालिसिस करें तो 50 के आसपास अगर मार्क मिलते हैं, 48 मार्क्स में 12 क्वेश्चन,
12 to 14 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो यू आर ऑन द अपर रेंज ऑफ 97 परसेंटाइल एंड ऑल दैट, 97-98 परसेंटाइल। आई हैव सीन दिस टू माय स्टूडेंट आल्सो। उनको इतने कम तो नहीं आए थे, मतलब उनके 16-18 क्वेश्चन बने थे, 16 to 18 क्वेश्चन बने थे करेक्ट, ठीक है। एक दो इधर उधर निगेटिव मार्किंग पकड़ के समझ के चलो कि 15th क्वेश्चन तो उनके बने ही बनते, 60+ मार्क्स आए थे उनके। लेकिन ऐसा समझ के चलो कि उन्होंने जो अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में बातचीत वगैरह करी थी, तो बच्चों को 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पर भी 95 परसेंटाइल बन गया था। 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पर भी 95 परसेंटाइल बन गया था। तो देखो ये एक ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज जिसको बोलते हैं कि थोड़ा सा टफ है सबको लगता है, तो इट्स अच्छी बात है यार, ठीक है ना। और पहली बात तो टफ नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रॉपर स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। और अगर हम देखो ये चीज़ें तो मैं ये बता रहा हूँ कि भैया आपने आज से भी चालू किया तो चलेगा। मेरे हाथ में 3 महीने मैंने ऐसे चैप्टर पिकअप किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, टफ चैप्टर है, मान लो टफ चैप्टर है तो वो करना ही नहीं है हमको, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने डाला नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिस्ट में डाला नहीं है क्योंकि टफ चैप्टर है, ठीक है। लेकिन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट डाला है, ये कैपेसिटर। हमेशा एक क्वेश्चन आता है, हो सकता है कैपेसिटर टफ लगे, लेकिन उसके एटलीस्ट जो सेकंड चीज मैं बता रहा हूँ फिजिक्स के बारे में, बहुत ज़्यादा फोकस करो PYQs के ऊपर, ठीक है। मैंने ये देखो एक बुक है मेरे पास 43 ईयर्स अरिहंत की, ठीक है, 43 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर 1979 to 2021, ये फिजिक्स की और ये केमिस्ट्री की। तो ये बुक मैं बच्चों को रेफर कराता हूँ। ये बुक काफ़ी अच्छी है, मतलब इसमें एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेक है, और इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, सभी के पास होगी, ठीक है। इस मोमेंट पर मैं HCV या इरोडो मैंने जानबूझ के नहीं बताया आप लोगों को, बिकॉज इरोडो इज मोर ऑफ जे एडवांस लेवल पर है। तो HCV सिर्फ उसी टॉपिक से करना, HCV सिर्फ उसी टॉपिक के लिए करना जो आप पहले HCV से पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी एकदम से HCV ओपन मत करना, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा HCV की लैंग्वेज वगैरह समझने में टाइम लग सकता है। बट HCV में एक ब्यूटी है, वो ब्यूटी ये है कि ना वो स्टेट CBSE के जो चैप्टर की जो लिस्ट रहती है उसको फॉलो करता है, नहीं किसी और रेफरेंस बुक की, क्योंकि बेसिकली सब लोग HCV को फॉलो करते हैं, बोल सकते हो। तो उसमें क्या छोटे छोटे ब्लॉक में चैप्टर है, तो अगर वो छोटे छोटे ब्लॉक के चैप्टर हम करते गए ना तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट चैप्टर है पेपर 2 का, तो उसके अगर आप देखोगे जो आपके CBSE के बुक में NCERT में या और कोई बुक के अंदर रहेगा, उसी कंपैरिजन में HCV में उसके 3-4-5 चैप्टर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि मेरा उतना सेक्शन हो गया, एक चैप्टर हो गया, उतना सेक्शन हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, तो ये एक हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो इसलिए एक HCV एक रेफरेंस बुक के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और अगर टाइम है आपके पास तो उसकी एक्सरसाइज लगा लो, अगर टाइम नहीं है तो इट्स फाइन, बिकॉज द फोकस इज मोर ऑन टू NCERT। फिजिक्स के लिए NCERT एग्जाम्पलर, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज PYQs। PYQs कितने साल के सर? तो मैं सजेस्ट करूंगा 18 के बाद के PYQs लगा लो, 18 के बाद के PYQs लगा दो। और क्योंकि आगे मॉक वॉक भी देने का जैसे कुछ स्लॉट बनता है, बिकॉज इतने कम समय में मॉक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन एटलीस्ट कुछ देनी चाहिए मॉक, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ मॉक्स देनी चाहिए, तो तब तक के हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे मैंने बोला कि पहला सेक्शन जो रहता है, 2 टाइप के पेपर बनते हैं फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर KTG, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स। KTG एंड थर्मोडायनामिक्स उधर केमिस्ट्री में भी है, तो एडवांटेज मिलेगा और नियरली सेम है। बहुत ज़्यादा टफ कैटेगरी में मैं डालता नहीं, मैंने एक भी ऐसा चैप्टर नहीं मारा है इसमें जो कि टफ कैटेगरी में आता है। देखो रोटेशनल मोशन हटा दिया है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके चले जाना, अगर टाइम है तो, नहीं तो छोड़ देना, बिकॉज रोटेशनल मोशन से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ये लोग बहुत होशियार रहते हैं, ये लोगों के भी जिसको बोलते हैं ना कि पहले में रहते हैं सब, बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं और बहुत सारे वीडियो में रोटेशनल मोशन छोड़ दो, रोटेशनल मोशन छोड़ दो, उठा के उन्होंने रोटेशनल मोशन पे 4-5 क्वेश्चन डाल दिए। पॉसिबल है बिकॉज बहुत अनसर्टेनिटी है। मैं इवन ये बता रहा हूँ, ये मोटा मोटी पेपर के एनालिसिस से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास पेपर के एनालिसिस के ऊपर है, कुछ भी हो सकता है कल को जाकर रोटेशनल पे 4-5 क्वेश्चन डाल दी, बिकॉज हर वीडियो में बोल रहे हैं छोड़ दो, तो एटलीस्ट मैं सेफर साइड पर बोल रहा हूँ। जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोला कि कैपेसिटर कर लो, कैपेसिटर पर आ ही रहा है क्वेश्चन, ये मैंने ऑब्जर्व किया इतने पेपर में। तो उसी तरह रोटेशनल में एटलीस्ट सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो, बाकी चीजें चलो छोड़ देते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में जरूर बोलना चाहूँगा थर्मोडायनामिक्स, बिकॉज मुझे काफी बच्चों के फोन आए थे 2019 JEE एडवांस, बिकॉज KTG एंड थर्मोडायनामिक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एंड एडवांस।
सो 2019 एडवांस की बात करो, कोई भी बोलेगा फिजिक्स का पेपर एडवांस का पेपर 1 पेपर 2 दोनों टफ आए थे, लेकिन बच्चों के स्कोर फिजिक्स में बहुत अच्छे आते। इवन मेरे जो कुछ बच्चे थे जिनका स्कोर आया था, बाद में जो NITs वगैरह में लगे थे, उनका भी कहना था कि हाँ सर पेपर टफ था लेकिन हमने बना लिया। रीज़न ये था कि KTG और थर्मोडायनामिक्स भर भर के था। तो ये KTG और थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ना। फॉर्मूले कुछ उसके प्रैक्टिस कर लो, PYQs लगा लो, मोर देन इनफ है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है इसके बाद का ये है पूरा मैकेनिक्स का सेक्शन। तो देखो मोमेंटम एक जो है वो एक्चुअली रोटेशनल मोशन में दिया हुआ है NCERT में, अगर देखा होगा तो। ठीक है, तो वो रोटेशनल मोशन से मोमेंटम हटा के यहाँ पे डाल दो, बिकॉज मोमेंटम पे आ ही रहा है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो थोड़ा सा मोमेंटम कर लो अच्छे से। तो ग्रेविटेशन, वर्क और एनर्जी, मोमेंटम, ग्रेविटेशन पे एक क्वेश्चन आ ही रहा है, कभी कभी 2 भी आ रहा है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ग्रेविटेशन छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। अगर कैलकुलेशंस वाला भी पार्ट रहा तो PYQs कर लो, PYQs के अंदर न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, उतने कर लिया, मोर देन इनफ है। ठीक है, मैकेनिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स, NLM इंपॉर्टेंट। NLM इज देखो 9th स्टैंडर्ड में भी था बच्चों को, तो उसी को आगे कंटिन्यू करो। 2 क्वेश्चन मिनिमम है, 2 क्वेश्चन मिनिमम है। मैकेनिक्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था जब लास्ट टाइम वीडियोस बनाए थे कि मैकेनिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये जो है साथ में सर्कुलर मोशन एंड काइनेटिक्स, तो ये 3 जो पार्ट हो गए ये हो गए मैकेनिक्स के। ये अगर मोटा मोटी जस्ट लेट मी चेक, तो 3 4 5 6 7 to 8 क्वेश्चन एटलीस्ट। चलो बुरी से बुरी हालत में 7 क्वेश्चन तो बनना ही है, 28 मार्क। ठीक है, मैकेनिक्स सेक्शन। और यहाँ पर भी मैंने बता दिया कि ये देखो 3 और 2 5, मिनिमम 2 5 और इन दोनों को मिला के और 3 से 4, तो ये 8 से 9। देखो यार ये 8 से 9 और ये अगर पकड़ लिए ये सेक्शन, तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। जो फिजिक्स का पेपर जो बोलते हैं ना जिसको, उसमें मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर कर लिया, तो उसके बाद वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह का सेक्शन है वो हटा सकते, लेकिन प्लीज प्लीज नहीं हटाना, खास करके ये चैप्टर बिल्कुल नहीं हटाना। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ये 2 चैप्टर, ठीक है। और मेरे पूरे एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कोई भी सेशन नहीं जिसमें 2 क्वेश्चन न हो, ऐसा। और 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, खास करके 2021 में हर सेशन में 2 क्वेश्चन, ये बिल्कुल मत छोड़ना। और मैं बोल सकता हूँ कि पूरे सेक्शन में थर्मोडायनामिक्स के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। 2 क्वेश्चन एक चैप्टर पर, और 10th का लिंक है आगे, ठीक है। मैं इसको इजी कैटेगरी, मैंने सभी जो टॉपिक यहाँ पे लिए ना इजी कैटेगरी समझ के चलो, इजी टू मीडियम, ठीक है। AC सर्किट भी एक इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है। तो अगर ये 2 चैप्टर बना लेते हो अलॉन्ग विद दिस कैपेसिटर आई हैव पुट इट हियर फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये चैप्टर बना लेते हो ये पूरा, तो ये करीब 4, मिनिमम 4 तो देगा ही देगा क्वेश्चन। सो 4 4 16, तो अगर देखें तो ये 7 और ये 8 से 9 15 4 हो गए 20, हो गए 20, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन एंड एरर एंड डैमेज एनालिसिस। एरर एंड डैमेज एनालिसिस पे एक क्वेश्चन मिनिमम आना ही आना है, ठीक है। एक पार्ट में यहाँ पर डालना चाहता था लेकिन बहुत सोचा डालूं नहीं डालूं, क्योंकि एक नया सेक्शन बन जाएगा तो बच्चे डर जाएंगे कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नाम से देना चाहता था, लाइक डायरेक्ट सिंपल डेरिवेटिव निकालना है, आंसर आ गया, इंटीग्रेशन निकालना है, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स रहता है, उसके अंदर वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और एरर के क्वेश्चन रहते हैं। उसमें से एरर एंड डैमेज एनालिसिस जनरली एक क्लब टुगेदर भी होता है, तो ये कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल वाला जो चैप्टर है वर्नियर कैलिपर वाला, वो बिल्कुल मत छोड़ना, एटलीस्ट उसका पूरा NCERT पढ़ लो, और PYQs जो है वो कम से कम करके चले जाओ। देखो फिजिक्स का पेपर कुछ भी बोलो, किसी ने कितना भी डराया हुआ है, तो प्लीज बिलीव मी इजी ही रहता है। वो डर बना के बैठाए, क्योंकि हर कोई टीचर चाहता है मेरे सब्जेक्ट का ज़्यादा पढ़े, उस हिसाब से फिजिक्स के टीचर ने भी बता दिया होगा कि यार बहुत टफ है। फिजिक्स नहीं है, जितना डर है उतना फिजिक्स टफ नहीं है, और वो डर अच्छा है क्योंकि परसेंटाइल बढ़ाता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी फिजिक्स का हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पूरे तीनों की, कैसे पढ़ाई करना, क्या करना, एक्सेट्रा, मॉक कब लगाना वगैरह वगैरह। अब इधर आते हैं हम केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री तो देखो बहुत क्लियर सा कंसेप्ट है, बहुत वास्ट है, ठीक है। और मुझे नहीं मालूम मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इसके पहले भी बोल चुका हूँ मैं कि केमिस्ट्री के ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज केमिस्ट्री PCM में सबसे ईजी है। इनफैक्ट जो PCB वाले हैं वो लोग भी केमिस्ट्री की ट्यूशन नहीं लगाते हैं। देखो नहीं लगाते, उसके पीछे का रीजन लगा कि आपके 3 से 4 घंटे खराब हो रहे हैं,
ठीक है। वही अगर आपने प्रॉपर वे से अच्छे से कर लिया घर पर, कर सकते हो बुक का रेफरेंस लेके। और आजकल तो यूट्यूब पे वन शॉट वगैरह इतने अवेलेबल है, मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ वन शॉट को, लेकिन जब इस मोमेंट पर है जहाँ हमारे हाथ में 2 महीने 3 महीने हैं तो वन शॉट देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बस दिन भर स्क्रॉल ही कर रहे हैं यूट्यूब को, ठीक है। बहुत ज़्यादा जरूरी जब लगे तभी, बिकॉज बुक्स मस्ट है, बुक्स से करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बुक्स के नाम पर ध्यान में आया कि ये भी कुछ ऐसी बुक है दिशा पब्लिकेशन की, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की रहती है। तो इसके अंदर भी काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, 97 करके उसका हेडिंग है। और मतलब 2012 से 21 तक के ऑनलाइन पूरे पेपर है, और 2002 से 2018 तक के पूरे ऑफलाइन पेपर है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, ठीक है। तो वो जो अरिहंत के 43 ईयर्स का था वो और ये दोनों में से कोई एक प्रीफर कर सकते हो, या दोनों को वीजा भी कंपेयर कर सकते हो, दोनों भी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने शेयर किया, ठीक है। तो यार मैं तो बहुत ज़्यादा मैं खुद का बताता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बिलीव करता था, ठीक है। इट्स केमिस्ट्री का वो पार्ट जो थियोरेटिकल है, बिकॉज मैं प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैथ्स और फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन केमिस्ट्री को लेकर मैंने हमेशा देखा कि ये सब हाथ के मार कर रहे थे, हाथ के मार। इसलिए मैंने बोला ट्यूशन की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री की। इनफैक्ट कुछ बच्चे जो मैथ्स और फिजिक्स की मेरे पास है वो केमिस्ट्री की कहीं और लगा चुके थे, क्लासेस चालू थी, वो बंद कर रहे हैं वो, ठीक है। उनको समझ में आ गया कि नहीं जरूरत नहीं है केमिस्ट्री की, ठीक है। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, टाइम पास ज़्यादा हो रहा था। तो बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जैसे मैंने यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे इतना बड़ा सर्कल किया, थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया, बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में है। और चैप्टर मुझे नहीं मालूम यार, क्या मैं बोल सकता हूँ 4 घंटे का चैप्टर है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स 4 घंटे का चैप्टर है। आज वीडियो देखा, आज बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो गया। पेपर पेन लेकर बैठना वीडियो देखने के लिए, एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है ये, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स 2 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आया है बायोमोलिक्यूल्स पे, और सीरियसली इजी चैप्टर है। मैं इनफैक्ट यहाँ पे गिना देता हूँ 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 1 क्वेश्चन, साथ में इन्वायरमेंट जोड़ लो, ठीक है। कभी कभी किस्मत आ गई तो दिस प्लस इन्वायरमेंट 2 क्वेश्चन, और किस्मत अच्छी चल रही है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर मैंने डाला है क्योंकि थ्योरी चैप्टर है, 2 घंटे का चैप्टर है, कर लो। बहुत ज़्यादा मैं आश्वस्त नहीं हूँ इस चैप्टर को लेकर कि उस पर हमेशा क्वेश्चन बनेगा कि, क्योंकि धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन यार 2 घंटे का चैप्टर है, रिस्क मत लो, पढ़ सकते हो, ठीक है। पॉलीमर, हाइड्रोकार्बन पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, बन जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है, देख लो अच्छे से, ठीक है। मेटलर्जी पे एक क्वेश्चन आता है, जीओसी तो करना ही है। तो जीओसी में 2 क्वेश्चन आते हैं, ये तो काफ़ी जनों ने बताया कि आप टीचर वगैरह ने भी बताया होगा। जीओसी 2, 3 इन दोनों को पकड़ के एक ही पकड़ रहा हूँ मैं, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन तो इधर ही हो गए, 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, सरफेस, ये सब मैं इजी चैप्टर के हिसाब से डाला मैंने, इजी टू टफ गया हूँ मैं केमिस्ट्री में, थोड़ा सा ध्यान रखना, इजी टू टफ गया हूँ मैं। तो सरफेस केमिस्ट्री एंड हाइड्रोजन पे क्वेश्चन आता ही है हमेशा, ठीक है, फिक्स है। सरफेस केमिस्ट्री इज नॉट सो टफ, सरफेस केमिस्ट्री इज नॉट सो टफ, तो वो कर सकते हैं। तो ये पूरा चंक हो गया जो इजीली कर सकते हो। और लिटरली अगर ये चंक की बात करो तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 दिन इनफ है, 4 दिन इनफ है, अच्छे खासे PYQs मारना हो जाएगा। और एनसीईआरटी तो घोल डालो केमिस्ट्री, ठीक है। एक लाइन, मतलब एक जो लाइन है वो अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। या आगे बढ़ते हैं, एस ब्लॉक एक इजी टॉपिक है, मिनिमम एक क्वेश्चन आता ही आता है, बिल्कुल नहीं छोड़ना एस ब्लॉक, ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में मैं ये जरूर बोलूँगा कि देखो वो थोड़ा सा आइसोमेरिज्म वगैरह के नॉमेनक्लेचर वगैरह रहते हैं, टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन करो 2 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब मेरा एक गेस्ट जो इतने जो देखा मैंने वीडियो अपने पेपर पुराने एनालिसिस किया, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे इक्का दुक्का इधर उधर 2 क्वेश्चन बनते ऑन एन एवरेज, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर करना ही है, थोड़ा सा मैं बोलूँगा टफ चैप्टर है, थोड़ा सा टफ चैप्टर है। कोई वन शॉट मिलता होगा तो ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है कि वन शॉट की जरूरत पड़े तो कोई वन शॉट मिलता होगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए देख लो। केमिकल बॉन्डिंग भी जरूरी है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों चैप्टर लगते हैं थोड़े से टफ, लेकिन टफ इन द सेंस देखो यहाँ पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा टाइम, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दोनों चैप्टर इनके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम ले लेंगे, लेकिन देखो मैं 3 महीने का टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास इतना टाइम है, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को 2 दिन भी लग रहा है तो चलेगा, केमिकल बॉन्डिंग को 2 दिन भी लग रहा है तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हफ्ते भर तक के चला रहे तो प्लीज़
थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर फोकस करना, ठीक है। तो क्योंकि कैसा है कि आगे जब एक बार रिवीजन मारोगे तो रिवीजन के समय वापस से एक दिन तो लगेगा ही लगेगा, तो वो टाइम फ्रेम समझ के चलो। बस 1-2 दिन में वीडियो आएगा, उसमें बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी टाइम मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह बहुत ईजी चैप्टर है। पी ब्लॉक नीचे डाला बिकॉज बच्चे हाउ नहीं चलते रहता है पी ब्लॉक को लेकर, लेकिन मिनिमम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 4 बोला मैंने, तो 4 4 4 16 पी ब्लॉक, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डालना नहीं चाहता था एंड में डाल ही दिया, क्योंकि इतना कर दिया मोर देन इनफ है। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं सिंपल भी नहीं बोलूँगा, मीडियोकर काइंड ऑफ चैप्टर है, ठीक है। उसको बना लिया अच्छी बात है, नहीं बनाया फाइन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मोटा मोटी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक के 10 हो गए। और एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग 13 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 15 16 पी ब्लॉक 3 19 एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 120, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक में देखो वर्कआउट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जो अपने अलग अलग चैप्टर है। मैं थोड़ा सा बोलूँगा अमाइंस, कुछ लोगों को टफ रहता है इसलिए मैंने लिखा नहीं, लगता है टफ लेकिन इतना भी टफ नहीं है अमाइंस, ठीक है। थोड़ा सा अमाइंस के ऊपर फोकस करो, और बाकी कोई और रिएक्शन वाला चैप्टर अच्छा लगता है कि मैं बना सकता हूँ रिएक्शन वगैरह उसकी थोड़ी सी लर्न कर सकता हूँ, तो वो चैप्टर कर लो, ठीक है। कोई उसमें है नहीं क्योंकि वो बन जाते हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये 1 मंथ ही है, ये 1 मंथ की स्ट्रेटेजी है। हमारे पास फिर भी 1 से 2 मंथ रहेंगे, तो उसमें और कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन ये मस्ट बोला, और यहाँ पर मैं कम से कम यहाँ पे 18 to 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जनरली ट्रेंड बता देता हूँ मैं, 18 to 20 क्वेश्चन अगर आपके केमिस्ट्री में बन जाते हैं, मतलब ये हो गए 20 क्वेश्चन, मतलब 80 मार्क, मतलब उसको मैं 70 तक के खींच लेता हूँ नीचे, कभी आगे पीछे ये हो जाता है, कभी निगेटिव मार्किंग वगैरह के चक्कर में। तो 70 मार्क अगर किसी को केमिस्ट्री में मिलते हैं तो भी वो परसेंटाइल नहीं मिलेगा अगर फिजिक्स में 70 मिलते हैं तो, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जो परसेंटाइल है वो वैसा नहीं बन पाता है, क्योंकि केमिस्ट्री एक इजी टॉपिक है और बहुत लोगों को काफ़ी कंफर्ट जोन रहता है उसका, तो बन जाता है, ठीक है। तो उतना परसेंटाइल मिलना नहीं, और आपको अल्टीमेटली एग्रीगेट परसेंटाइल चाहिए उधर जाने के लिए, उधर मतलब मालूम होगा, ठीक है। तो अगर हमारा टारगेट उधर जाना है तो इतना टाइम केमिस्ट्री में वेस्टिंग मत करो, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। इसमें कोई हाई पॉइंट कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। सो अराउंड 20 to 20 क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आई हैव जस्ट गिवन द टॉपिक वाइज वेटेज टिल 20 क्वेश्चन, तो और मैथ्स के भी 20 दिया था। उसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज वगैरह करके और कुछ पूछा है, तो वो मैंने बताया उन लोगों को। इसमें भी किसी को कुछ ऐसा लगता है कि एडअप करने जैसा है, लेकिन आस्क मी, बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर तुम्हें बताते रहता हूँ क्या है क्या नहीं, क्या करना है, और ऑफलाइन सेशन में भी वगैरह बताते रहता हूँ। देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा नीट के बारे में, ठीक है। नीट को इससे कोडेट कर रहा हूँ मैं, द रीजन इज वेरी सिंपल दैट इस साल का जो नीट का एग्जाम आया, बहुत लोगों ने बोला, हमारे एरिया में खास करके फिजिक्स बहुत टफ आया था, काफ़ी लोग रिपीट करें। इनफैक्ट जो रिपीटर्स थे उनको फर्स्ट अटेम्प्ट के कंपेरिजन में कम मार्क मिले, ठीक है। और जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी या बहुत ऐसा था, उनको 600 के रेंज में मार्क मिले। तो शायद न्यूज़पेपर ओपन करके देख लो या गूगलिंग करके देख लो, 3 जनों को 720 आउट ऑफ 720 थे, और 700 प्लस मार्क 120 प्लस स्टूडेंट को थे। इसका मतलब पेपर बहुत ईजी था। 120 प्लस स्टूडेंट को 700 मार्क थे। 700 जिसको मार्क मिला उसकी AIR जो आई है 150 में आई है। इसका क्लियर मतलब है, कोई भी न्यूज़पेपर ओपन करके देखो समझ में आ जाएगा, गूगलिंग करके डाल दो, ठीक है। तो इसका मतलब नीट का पेपर इजी था, ठीक है। तो जिसको 600 के रेंज में मार्क्स है तो वो भी कोई बहुत अच्छे मार्क नहीं है। तो हमको एक्चुअली ढूंढना है इस बात का जवाब कि कहाँ दिक्कत आ रही है। मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे होशियार नहीं है, बच्चे टैलेंटेड नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्कोर क्यों कम आ रहा है, ठीक है। इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा, खास करके नीट को लेकर तो शॉकिंग है। मतलब ये जो पूरा एरिया, मतलब ये नहीं कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे जिन लोगों ने कोचिंग करी, मतलब मैंने जिससे भी पूछा नियरली सभी के स्कोर कम है नीट के, और उनकी कोचिंग ABCD XYZ जगह भी थी, ठीक है, इंडिया के टॉप नॉच जगह भी थी। बट ऐसा क्या हुआ, उसके ऊपर थोड़ा सा सोचना जरूरी है।
वो सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो गलती हम अब ना करें, वो गलती एक बार हो गई है, अब ना करें। ठीक है, होप दिस इज फाइन। सो 20 20 20 मतलब तीनों के 60 क्वेश्चंस के आसपास मैंने स्ट्रेटेजी दी है। तो 60 क्वेश्चंस मतलब 240 मार्क होते हैं, जो कि सभी को मालूम है कि मिल नहीं पाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन करीब करीब ये तीनों बना के 200 मार्क का एक टारगेट लेकर चलो, प्लस माइनस अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, और बनते हैं, बने हैं, और स्टूडेंट ने कम समय में बनाए हैं, कम समय में बनाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसका जरूर वो वीडियो को देखना, बिकॉज उसके अंदर मैं अगले 2 महीने क्या करना चाहिए, कभी से क्या करना चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन एंड ऑल दैट वो सब डिस्कस करने वाला हूँ। होप दिस इज फाइन। काफ़ी पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप वगैरह पर आते हैं रिगार्डिंग दिस एंड ऑल दैट, और कुछ इस पर भी आ रहे हैं कमेंट में। कुछ कमेंट मुझे डायरेक्ट रिसीव नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ यूट्यूब का कुछ ग्लिच है, कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर। मैंने 2-3 लोगों से बात भी करी, बट वो उनको भी मेल भेजा, उनको भी ये किया, बट मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ आ नहीं रहा है कमेंट। मतलब वो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उधर भी भेजते इधर भी भेजते, तो मुझे समझ में आ जाता है यार इसने कमेंट भेजा, लेकिन उसने बाद में भेजा कि आई हैव आल्सो सेंड कमेंट ऑन यूट्यूब, बट नहीं आया है। तो वो कुछ है, तो मैं पता नहीं क्या रीज़न है। तो टेक्स्ट मैसेज या फिर व्हाट्सअप करो तो वो तो आना ही आना है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो होप दिस इज फाइन। ओवरऑल एक बार देख सकते हो, और थोड़ा सा प्लीज पेपर पेन लेकर बैठना, एंटरटेनमेंट वीडियो समझ के मत देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती है जो नहीं लिखी है लेकिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे वो चीज़ नहीं बताया मैंने, यहाँ पे लिखी नहीं है कि 2 ब्लॉक में रहते हैं फिजिक्स के पेपर, लेकिन अभी जब एक्सप्लेन किया तब बताया। होप दिस इज फाइन, थैंक यू वेरी मच।